हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केआरएम साइंस। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हम आपको बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये टॉपिक है हमारा, ये किस चैप्टर में आता है। ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसी का हम पहले बता दें आपको कि हम जो दो टॉपिक के पिछले हैं वो कवर कर चुके हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ये चैप्टर है क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़, और इसमें हम फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इन्वॉल्व है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है। आइदर द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल द अपोजिट सेक्स। यहाँ ये बताया गया है कि अगर सेम इंडिविजुअल यानी कि सेम पेरेंट्स हों या फिर ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, डिफरेंट इंडिविजुअल हो जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, यानी कि अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल हो, तो वहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम जान लेते हैं, ये हमारा मेल गैमेट है, ठीक है, और ये हमारा मेल गैमेट हो गया और ये हमारा फीमेल गैमेट हो गया, मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पर बन जाता है जाइगोट, इसी को हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जब ये बनता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें थोड़े से और चेंजेस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, तो ये डेवलप्ड हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म में, और वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, लिविंग होगा। ठीक है, it is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction। ये बताया जा रहा है कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक तो प्रोसेस है, ऊपर से इसका जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही स्लो होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब वो प्रोसेस हो रहा होता है तो वहाँ पर जो डिवीज़न होता है किसी भी सेल का या जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ मतलब लेता है, लिए जाते हैं पूरे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है इसके लिए। और यहीं पर अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ जो हमारे बैक्टीरियाज हैं और हमारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, वो 1 सेकेंड 1 मिनट में या 1 घंटे में वो कितनी ही अपने जैसी और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तब जाइगोट बनता है, इसी की वजह से ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग देम सेल्फ। यहाँ ये बताया गया है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब कि वहाँ जो बेबी होगा तो वो बिल्कुल जो अपना पेरेंट्स है उससे सिमिलर नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है तो आप मेरे इससे पिछले वाली वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप उसको जाके देख लीजिए, ताकि उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज़ बनती हैं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब आइडेंटिकल सेम पेरेंट के जैसी बेबी हो सकता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं होता है, पेरेंट से सिमिलर नहीं होता है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं बट एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी नहीं बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर। ठीक है, इन सॉरी a study of diverse organism
Plant, animals, and fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब स्टडी करी गई डाइवर्स ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, और जो हमारी फंजाई है, ये सब क्या शो करती है, ये सब शो करती है दे डिफर सो ग्रेटली, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस चीज़ में है? इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसमें भी डिफरेंस है, और इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनल बॉडी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, उसमें भी डिफरेंस पाया गया है। और ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, तो यही बताया जा रहा है कि इनके अंदर बहुत डिफरेंस होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते। एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब उनका जो जेनेटिक होगा, जीन्स, डीएनए, ये सब चीज़ें जो है उनमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं। When it come to sexual mode of reproduction, अगर हम आए sexual mode of reproduction की तरफ, तो सर प्रिस्ली they share a similar pattern. Let us first discuss what feature are common to these diverse organisms. तो ये बताया गया है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग शेयर करते हैं सिमिलर पैटर्न को, मतलब कि इसके बाद जैसे कि फर्स्ट पहले मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, देन जाइगोट बनेगा, फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो ये हर उसमें हो रहा है, हर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। ऐसा नहीं कि स्पेशल ये ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, या वर्टिब्रेट में हो रहा है, या इनवर्टिब्रेट में हो रहा है, ये जो है मतलब ऑल ऑर्गेनिज्म में सिमिलर पैटर्न होता है। तो यही चीज़ बताई जा रही है, कॉमन फीचर्स सब में देखने को मिलेगा। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो ये बताया गया है कि चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फीचर कौन सा है ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्स है, कॉमनली हर किसी में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रिच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन देयर लाइफ। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि उनकी जो रिच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी इन लाइफ देयर स्पैन, मतलब ये देखा जा रहा है कि उन सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी देखी जाती है, सब ऑर्गेनिज्म ग्रो भी करते हैं, और सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर मेच्योरिटी भी आती है, वो बड़े भी होते हैं, और उनके अंदर जो बड़े होने के जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेच्योरिटी होती है, वो भी आती है, ठीक है। तो उनकी देयर लाइफ में, उनकी लाइफ में, ठीक है, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इससे पहले की ये बात है, जो मेच्योरिटी होती है वो सेक्सुअली जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, देन उससे पहले की बात है ये, कि उनके अंदर ग्रोथ और मेच्योरिटी देखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि हर और यहाँ जैसे बताया गया था कि सारे ऑर्गेनिज्म सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, तो उसमें ये फर्स्ट हमारा कैरेक्टर था कि उन सब के अंदर ग्रोथ और मेच्योरिटी देखी जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जब वो जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो बेबी से वो जब बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, तो उस फेज को हम ग्रोथ कहते हैं, और ग्रोथ को ही जुवेनाइल फेज कहा जाता है, ठीक है। तो इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज, और हम उसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स में। अगर एनिमल्स में बात हो रही है ग्रोथ में, कि जो बेबी से अगर कोई चीज़ ऑर्गेनिज्म हमारा बड़ा हो रहा है, अगर वहाँ ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पर हम जुवेनाइल फेज कहेंगे। और अगर वहीं हम प्लांट की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले अगर ग्रोथ हो रही है प्लांट की, तो वहाँ पर हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। दिस फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये जो फेज हो सकते हैं ये वेरिएबल होते हैं बिकॉज ऑफ उनके देयर ऑफ लाइफ स्पैन, उनके लाइफ स्पैन किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो उसी के हिसाब से उनके अंदर जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज देखा जाता है, ठीक है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज, जब जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज का एंड हो रहा होता है, मतलब ये ख़त्म होने वाला होता है, तब क्या होता है, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, तब वो लोग आ रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के तरफ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पहले जुवेनाइल फेज आ रहा है, देन जुवेनाइल फेज एनिमल में, और वेजिटेटिव फेज प्लांट में, और जब वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज हमारा एंड पे होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग बिगनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है।
The beginning of reproductive phase can be seen easily in higher plants. जो beginning होती है reproductive phase की वो हम देख सकते हैं higher plants में, easily आसानी से देख सकते हैं। वो किस तरह से देखते हैं आइए हम जानते हैं। They came to flower, अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर आने लगे हैं इट मीन्स कि उसका जुवेनाइल फेज, वो सॉरी प्लांट्स में तो हमारा वेजिटेटिव फेज होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्लांट्स का वेजिटेटिव फेज था वो एंडिंग पे हो चुका है, वो जा चुका है, जा रहा है, और हमारा रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है। बिकॉज हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पास अब फ्लावर आने लगे हैं, उनके अंदर फ्लावर्स आने लगे हैं, इसलिए उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, ये हम किस में देख सकते हैं। जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया हमारा फ्लावर है, राइस हो गया हमारा, वीट हो गई हमारे, कोकोनट के प्लांट्स हो गए, मैंगो प्लांट्स हो गए, टू केम फ्लावर, इन सब के पास फ्लावर आने लगते हैं। तो हम इजिली इनके अंदर पहचान सकते हैं कि हाँ इनका ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है। ठीक है। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, किसी किसी प्लांट्स में जो होता है कि जो फ्लावरिंग होती है वो एक बार से कई ज़्यादा आती है। ठीक है। वट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया है कि हम उसको व्हाट वुड यू कॉल, हम उसको क्या पुकारेंगे, द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जब फ्लावरिंग पीरियड होगा किसी भी प्लांट का, तो हम उसको क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज और मेच्योर फेज, या क्या हम उसको जुवेनाइल फेज कहेंगे या मेच्योर फेज कहेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हम उसको क्या कहेंगे। ऑब्जर्व आ फ्यू ट्री इन योर एरिया, हमको ऑब्जर्व करना है हमारे जो आसपास का जो एरिया है वहाँ हमने कुछ ऑब्जर्व करना है, जितने ट्रीज़ हैं उनको देखना है। क्या देखना है कि डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, हमें ये देखना है कि वो फ्लावर दे रहे हैं सेम मंथ में, मतलब इस साल उसने जिस महीने में फ्लावर दिया है उस प्लांट ने, तो क्या अगले साल भी वो उसी मंथ में वो फ्लावर दे रहा है। अगर वो उसी मंथ में दे रहा है मतलब ये कहा जा रहा है कि हमें अपने आसपास के प्लांट्स देखने हैं कि क्या जो फ्लावर्स हैं वो हर महीने के उसी साल में, हर साल के उसी महीने में वो फ्लावर देते हैं क्या, ये चीज़ कही जा रही है। मंथ आफ्टर ईयर। तो वाई डू यू थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकलेट फ्रूट्स, मतलब ये बताया जा रहा है कि क्या आप सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, आप क्या सोचते हो कि अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्रूट आ रहे हैं, लाइक जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, अगर किसी प्लांट के ऊपर फ्रूट आ रहे हैं तो इज सीजनल, क्या वो सीजनल है, मतलब वो क्या वो सीजनल प्लांट है। ठीक है। तो आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, अगर किसी प्लांट के ऊपर बताया जा रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल फ्लावर आते रहते हैं, तो फ्लावर द ईयर सम अदर शो सीजनल फ्लावरिंग, और वहीं दूसरे जो हमारे प्लांट्स हैं वो शो करते हैं सीजनल फ्लावरिंग। मतलब ये बताया जा रहा है कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होंगे हमारे आसपास, हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उनके जो अंदर जो फ्लावर आ रहे हैं जिस महीने में वो इस साल आए थे, क्या उसी साल मतलब अगले साल में वो उसी महीने में आ रहे हैं। एक चीज़ तो हमें ये ऑब्जर्व करनी है, और हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनमें पूरे साल क्या फ्लावर आते रहते हैं, या फिर हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फ्रूट्स आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उसको हम क्या फेस कहेंगे, उसको हम मेच्योर फेस कहेंगे या हम उसको जुवेनाइल फेस कहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं कि उसके अंदर जब फ्लावर कोई कोई टाइम पर ही आता है, किसी किसी सीज़न में आता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीजनल प्लांट्स कहेंगे क्या। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब हम अभी आगे इसमें मिल जाएंगे हमको। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लांट्स द एनुअल बाइनियल टाइप, प्लांट्स जो होते हैं वो एनुअल टाइप होते हैं और बाइनियल टाइप होते हैं। आखिर एनुअल टाइप क्या होता है और बाइनियल टाइप क्या होता है। देखिए शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सेंटन फेजेस बट इन द पेरेनियल स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एनुअल फेज होते हैं
उसमें फ्लावर 2 टाइम्स आते, वो साल में 1 बार आता है, ठीक है। वहीं जो बाइनियल फेस होते हैं, वहाँ जो फ्लावर आएंगे तो वहाँ साल में 2 बार फ्लावर देखे जाएंगे। बट जो वहाँ पेरिनियल होगा, तो जो पेरिनियल होता है वहाँ पर फ्लावर कई टाइम दिखे जाते हैं साल में। तो वही चीज़ कही गई है, ठीक है। अ फ्यू प्लांट्स एक्सहाइबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं भी है फ्लावर की, फिर भी फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ कुछ प्लांट्स में ये देखा जाता है, ठीक है। तो सम देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। और कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि कोई कोई ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जिनके ऊपर पूरे लाइफ टाइम में, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन 50 साल है तो वो 50 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर दे। ये कहा जा रहा है कि कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर उसका लाइफ स्पैन जो है वो अगर 50 साल है, तो यानी कि वो पूरे 50 साल में सिर्फ एक बार फ्लावर देगा। और ऐसा प्लांट कौन सा है? तो ऐसा प्लांट है हमारे पास, देखिए, सम प्लांट ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। यानी कि जो हमारा बैम्बू स्पीसीज जो होती है, जो ये जो प्लांट होता है, इसमें इसके जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें सिर्फ एक बार ही प्लांट देखा जाता है, ठीक है। एक बार भी प्लांट ही देखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक। और हमें आगे क्या बताया जा रहा है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, मतलब ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर क्या होता है कि 50 से 100 साल के बाद प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, वो बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्रूट्स दे देते हैं, देन उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। जब वो मतलब 50 से 100 साल, मतलब ये बताया जा रहा है कि देखा जा रहा है, उससे पहले जो क्या होता है कि वो फ्रूट्स दे चुके होते हैं, देन उनका जो काम होता है वो पूरा हो चुका होता है, देन वो वे डाई हो जाते हैं। डाई मतलब वो तो उनकी डेथ हो जाती है। अनदर प्लांट, अब दूसरे प्लांट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर दूसरे प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसको हम क्या कहते हैं, नीला कुरंजी जो हमारा मैंने हैंड वॉश कर लिया वैसे। फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, यहाँ पे ये कहा गया है, जो स्ट्रोबिलेंथस हमारा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो प्लांट होता है, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, वो फ्लावर देता है वंस इन 12 ईयर, यानी कि 12 साल में एक बार वो फ्लावर देता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आपके नीट के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके नीट में एग्जाम में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में। एज मैनी ऑफ यू वुड नो, जैसे कि जानते हैं आप, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसने 2006 में दिया है, बट मैं आपको बता दूं कि इसने दो एज मैनी यू वुड नो, आप जानते हो कि दैट दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006, ये इसमें बताया गया है। पर हम आपको बता दें कि जो ये प्लांट्स था, इसने जो फ्लावर दिए थे ये 2018 की बात है, इसने अभी दिया है, ठीक है। या अगर आपके नीट एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज इन ट्रैक्स ऑफ हिली एरिया इन केरला। और ये कहाँ पर होता है, ये बहुत ज़्यादा कहाँ देखा जाता है, जो हिली एरियाज होते हैं, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, इनटू अ ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो इनका जो ब्लू कलर का पूरा होता है, ठीक है, और ये टूरिज्म जो होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, ये उनको अट्रैक्ट करता है, बहुत ही सुंदर दिखता है, इसकी वजह से टूरिस्ट वहाँ देखने आते हैं, ठीक है। इन एनिमल द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो जुवेनाइल फेज होता है वो फॉलो करता है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, मतलब जो उनका ऊपरी जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है। फिजियोलॉजिकल जो होता है, जो हमारा जैसे किस कंपोनेंट से बना है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल।
और वो जो है जो मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो वो अपने पेरेंट्स से कितना सिमिलर है कितना नहीं है, इस चीज़ पे होता है। ठीक है, चेंज प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और ये चेंज हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, फिर क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल। जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो तो वेरिएबल होएगा ही, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये जो ड्यूरेशन होता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि एनिमल्स में ये रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है हमारा, ये होता है हमारा 9th मंथ का। तो वहीं पर अगर किसी और चीज़ का देखा जाता है, जो हमारी हेंस होती है, इनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज देखा जाता है तो 20 to 25 डेज का देखा जाता है। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव फेज होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो कैन यू लिस्ट द चेंज सी इन ह्यूमन बींग्स, तो क्या आप जानना चाहते हो? चलो हम लिस्ट करते हैं कि जो है ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से चेंजेस देखे जाते हैं दैट आर इंडिकेट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जो कि इंडिकेट करते हैं मेच्योरिटी को। रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में कौन कौन से चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अमंग एनिमल्स, सॉरी पता नहीं कहाँ चला गया था, सॉरी। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, अगर हम एनिमल्स में देखें और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बर्ड का, टू डू दे ले एग्स, तो ये क्या करते हैं, एग्स लेते हैं। मतलब ये क्या कहा जा रहा है, ले एग्स मतलब ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होती है, ऑल दो द ईयर मतलब पूरे साल में। ठीक है, तो और इज इट आ सीजनल फिनोमिना, तो ये कहा जा रहा है कि एक सीजनल फिनोमिना हो जाएगा, ये पूरे साल में अंडे देती हैं। पूरे साल नहीं देती हैं बोला जा रहा है, पूरे साल में ये एक बार अंडे देती हैं। ठीक है, ये बोला जा रहा है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, अब हम दूसरे एनिमल के बारे में क्या मतलब जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या किया गया है दूसरे एनिमल के बारे में, लाइक फ्रॉग एंड लिजर्ड। अगर हम मेंढक की बात करें और लिजर्ड छिपकली की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यू विल नोटिस दैट, हमने जैसे कि नोटिस किया, बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स, बर्ड क्या है, लिविंग है नेचर में, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म है, वो सांस लेती है, अम, वो मतलब वो इनहेल करती है, एक्सहेल करती है, उसके अंदर लिविंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, और वो एग ले करती है मतलब अंडे देती है। ओनली सीजनली, तो यानी कि वो साल में देती है। ठीक है, हाउ एवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म, तो फिर इस तरह से कैसे हम जान लें कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं पोल्ट्री फार्म में, यानी कि जो पोल्ट्री मतलब वो होता है जहाँ पर बहुत सारी मुर्गियों को पाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पर क्या होता है कि मुर्गी जो होती है, यहाँ पे ये कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, जब बर्ड्स साल में एक बार एग ले कर रही है मतलब अंडे दे रही है, तो फिर यहाँ पर जो मुर्गियाँ होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो पोल्ट्री फार्म में तो पूरे साल देती हैं। तो वो कैसे होता है, तो चलिए हम जानते हैं। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर थे हम, सीजनली हाउएवर बर्ड्स इज मेड अप ऑफ थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस, इस केस में क्या हो रहा है चलिए जानते हैं। लेइंग इज एग्स, जो वो अंडे देती हैं, इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, जो वो अंडे देती हैं वो रिलेटेड नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन से। ठीक है, बट इज आ कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, पर ये कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन है, वहाँ पर कुछ इंजेक्शंस होती हैं, कुछ दवाइयों के थ्रू उनको जो है केमिकल्स कुछ भी होते हैं उनके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिस ठीक है, और वहाँ पर वो जो है थ्रू आउट द ईयर अंडे देती हैं, जिसकी वजह से वो जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको परचेज कर सॉरी उसका जो वो उनका बिजनेस होता है, तो उसको जो है इसीलिए उनको मतलब इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे साल वो एग ले करती हैं। ठीक है, कमर्शियली पर्पज के थ्रू, क्योंकि उनका वही वर्क है तो उनको बेचना है, तो इस वजह से ये सब होता है। ठीक है, फिर अब हम जानते हैं द फीमेल प्लासेंटा मैमल्स एक्साइबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी। ये कहा गया है जो फीमेल प्लासेंटा होता है, मतलब जो हमारे अंदर जो बॉडीज के अंदर फीमेल के अंदर जो प्लासेंटा होता है मैमल्स के अंदर, वो एक्साइबिट करता है, मतलब उसके अंदर होता है साइक्लिकल चेंजेस होते हैं कुछ बॉडी के अंदर इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी। और ओवरी जो होती है, मान लेते हैं ये ओवरी है, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं साइक्लिकल
चेंजेस हो रहे होते हैं डक्ट एज वेल एज हॉर्मोन्स, और उनके डक्ट्स में, उनके हॉर्मोन्स में ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। ये कहा जा रहा है कि जो एमल्स मैमल्स जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो प्लासेंटा होता है और जो ओवरीज होती हैं और जो डक्ट होती है, तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, साइक्लिक चेंजेस हो रहे होते हैं फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान पर। ठीक है, तो इन नॉन प्राइमेटल मेमल्स लाइक काउ, शीप, रैट्स, डियर, डॉग्स, tiger etc, such cyclic changes during reproduction are called ओस्ट्रोसाइकल्स। ठीक है, तो इनके अंदर जब चेंजेस हो रहे होते हैं तो नॉन प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स नहीं है, तो उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनको कहा जाता है ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो वेयर इज इन प्राइमेट मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, जो मंकीज होते हैं, एप्स और जो ह्यूमंस होते हैं, इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो वो साइकिल का टाइम है, जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो किसी नॉन प्राइमेट में हो रहे हैं तो ओस्ट्रस साइकिल कहा जाएगा, अगर किसी प्राइमेट में हो रहे हैं तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब देखते हैं क्या है, मैनी मैमल्स, बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं, स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल, जो कि लिविंग नेचर में रहते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड कंडीशन, जो उनकी जो कंडीशन होती है, एक्साइबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, तो उनके अंदर जो साइकिल होती है वो ज़्यादातर फेवरेबल सीजन में होती है। ठीक है, देयर रिप्रोडक्टिव इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज हो रहा होता है, एंड आर देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, और उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। मैनी अदर मैमल्स, और अगर हम अलग मैमल्स की बात करते हैं तो आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में अपने, एंड हेंस कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। ये कहा जा रहा है यहाँ पर है कि अगर कोई ब्रीडर्स जो है वो साल में कोई ऐसा टाइम है जो स्पेशल टाइम है, उस टाइम पर ही वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो रहे हैं, तो उन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। और अगर कोई मैमल्स ऐसे हैं जो पूरे थ्रू आउट द सीजनल अपने जो ब्रीडर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होते हैं, तो उनको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट वी अलाउ ऑल ग्रो ओल्ड, ये कहा जा रहा है कि सब ग्रो होते हैं इफ़ वी लाइव लॉन्ग इनफ, चाहे वो जितनी ज़्यादा साल जिए। ठीक है, इज सम थिंग्स दैट रिकॉग्नाइज बट व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड। ठीक है, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन पैरामीटर सिंसियर old age. There are concomitant changes in the body like slowly metabolism activities during these last phase of lifespan. Old age ultimately led to death. अब ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जब देखिए एक ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी पहले तो वो उसकी बर्थ होती है, फिर वो ग्रो होता है। ठीक है, फिर वो मेच्योर होता है, तो वहाँ पर जब मेल एंड फीमेल के जो है मेच्योरिटी आती है तो उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर मतलब वहाँ पे मेच्योरिटी आ रही है तो वो रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए मतलब एक्टिव हो जाता है। देन उसके बाद एक ऐसा फेज़ भी तो आएगा ना जिसमें वो इनएक्टिव होगा, तो उसकी जो मेच्योरिटी होगी उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, केमिकल रिएक्शंस हो रही होंगी, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म जो उसका होगा स्लो डाउन हो जाएगा, तो फिर वो अब मतलब किसके तरफ जाने लगता है, अपनी डेथ की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म फिर उनके अंदर कुछ इनकम्प्लीट से जो है वर्क होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव रहते हैं और उनके अंदर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि उनकी लास्ट स्टेज होती है और दे विल डाई, फिर उनकी डेथ हो जाती है। वो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रांजिशन, जो हॉर्मोन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ट्रांजिशन में। ठीक है, बिटवीन देयर थ्री फेजेस, इनके अंदर जो थ्री फेजेस होती हैं,
तो वो कौन सी होती है? इंट्रक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स आर सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जो इंट्रक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स होता है वो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव फेजेस को, द एसोसिएट बिहेवियर एक्सप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फेजेस बताए गए हैं, इवेंट्स इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, जब ऑर्गेनिज्म के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म एक्साइबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस। तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्साइबिट होने लगते हैं, मतलब वो दिखने लगते हैं। ठीक है, इवेंट्स जो उनके अंदर होते हैं वो प्रोसेस होने लगता है, दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ ऐसी जिसको मतलब वर्क होने लगता है, ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो दिखाई देने लगती हैं। इवन दो the structure associated with sexual reproduction are indeed very different। हालांकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फॉलो आर रेगुलर सीक्वेंस, पर ये सीक्वेंस को फॉलो करता है और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसीलिए सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is characterized by the fusion of फीमेल एंड मेल गैमेट्स। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स, जहाँ पर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, उसी को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, जब फीमेल एंड मेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं और वहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। For convenience, these sequential events may be grouped into three distinct phases, namely जो ये events होते हैं इनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए हम अब इस प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन को अपना नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब इसी के अंदर कुछ फेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसके अंदर जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट बनता है और उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन से ही एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ये फर्टिलाइजेशन होता है इससे पहले का जो प्रोसेस होता है उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं और उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हम आपको बता दें कि हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं 4, 5 और 6 बजे एक्सेप्ट संडे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लास 12th एंड 11th की एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन मिल जाएगी, या 11th की बॉटनी एंड जूलॉजी की, और यहाँ बीएससी की बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री की भी क्लासेस होती हैं। तो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।